हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले रसायन विज्ञान के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि ड्यूटेरियम में कितने प्रोटॉन होते हैं। हाउ मेनी प्रोटॉन आर देयर इन ड्यूटेरियम। और आपको पता होगा कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ठीक है। तो इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं आपके सामने है 1032। कितने प्रोटॉन होते हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, कहीं ना कहीं पर इमेज भी देखा होगा, तो इसका आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा यहां पर 1, ठीक है, क्योंकि 1 प्रोटॉन उसमें होते हैं। चाहे तो आप देख भी सकते हो, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। यह है हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का हमसे पूछा, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 प्रोटॉन आपको दिखाई देगा और न्यूट्रॉन 1, यहां पर भी आप देख सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो आपको 1 करके आना है, इसीलिए हमारा 1 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, यहां पर इथिलीन, ठीक है, इथिलीन के बारे में पूछा गया है कि आपका जो इथिलीन होता है उसमें कार्बन के साथ कितने बंध जुड़े हुए होते हैं। हाउ मेनी बॉन्ड आर एसोसिएट विथ कार्बन इन एथिलीन। तो कार्बन के साथ कितने बंध जुड़े हुए होते हैं एथिलीन में। तो सबसे पहले तो आपको इथिलीन की संरचना आना चाहिए कि इथिलीन का सूत्र कैसे लिखा जाता है, इसको संरचना सूत्र में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के बाद आप बंध के बारे में बता पाओगे। तो बताइए। देखो, आप अपने मन में सिलेक्ट कर लिया करो कोई भी आंसर। आंसर तो हम बताएंगे सही सारा, बट आप कोशिश किया करो पहले आंसर देने की। तो इथिलीन में कार्बन के साथ 4 बंध जुड़े हुए होते हैं। अब जिनको नहीं आया होगा वो तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 4 कैसे। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये आपका इथिलीन, ठीक है। तो इथिलीन में यह है आपका कार्बन, और हमसे पूछा गया है कि कार्बन कितने बंधों से घिरा हुआ होता है, कितने बंध जुड़े हुए होते हैं। तो यहां पर 1 2 3 4, 4 बंधों से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4, ठीक है, गिन सकते हो। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन 4 आंसर होगा, क्योंकि 4 बंधों से जुड़ा हुआ है। सो राइट ऑप्शन इज 2, ठीक है, 4 आंसर। अगला, आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। बताओ। आई डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। और मैंने आपको विटामिन का वीडियो अच्छे से अवेलेबल करवा रखा है, ठीक है ना। तो देखो, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है, डी की कमी से क्या होता है, यहाँ तक कि B1 के बारे में बता रखा है, B2 के बारे में मैंने बता रखा है कि इनकी कमी से क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने आपको रासायनिक नाम भी बता रखा है कि इनके रासायनिक नाम क्या होते हैं, केमिकल नेम क्या होते हैं। यहाँ तक कि मैंने आपको सोर्सेज यानी कि स्रोत भी बता रखा है, विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है। और ये आपको पता होना चाहिए, विटामिन से क्वेश्चन बनता है। तो आंखों की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो वो होती है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से, क्योंकि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, रात में कम दिखाई देना। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन 4 वाला यानी कि ए हो जाएगा। और हर एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग आपको आना चाहिए। और मैंने आपको लिस्ट अच्छे से दिखाई थी, अगेन देख लो। विटामिन ए से क्या होता है, नाइट ब्लाइंड। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। विटामिन B3 से क्या होता है, पेलेग्रा यानी कि मसूड़ों से संबंधित, स्किन से संबंधित। विटामिन सी से स्कर्वी, गम से संबंधित। विटामिन डी से रिकेटस, हड्डियों से संबंधित। विटामिन के ब्लड से संबंधित, ठीक है। तो ऐसे आपको आना चाहिए। तो ये सारा यहां पर देख लो, और यहां पर विटामिन B1 B2 का भी देख लो कि किसकी कमी से आखिर होता क्या है, देख लो आप। और ये तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है। तो यहां पर विटामिन ए की कमी से क्या हुआ, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है।
अगला है आपका चूने के पानी का सूत्र आपको बताना है। मिल्क ऑफ लाइम केमिकली, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र बताओ। जानते हो ना चूने का पानी, तो आप उसका फॉर्मूला बताना है आपको। चूने के पानी का रासायनिक नाम तो उसका आ जाएगा CaOH2। और चूने का पानी तो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो यहां पर देख लो। ये होता है चूने का पानी, ये इस प्रकार का रहता है आपका चूने का पानी, और इसका सूत्र भी देख लो आप। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर वो वाली बात है कि आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, जैसे कि चूने का पानी का सूत्र हो गया, बेकिंग सोडे का सूत्र हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र हो गया, खाने का सोडा, धोने का सोडा, ये बेसिक सूत्र आपको आना चाहिए। पेनिसिलिन क्या है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने में काम आती है, एंटीबायोटिक। प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, विच इज प्राइमरी एल्कोहल, पढ़ रखा है आपने, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब पढ़ रखा है। पढ़ रखा है तो बताओ प्राथमिक एल्कोहल कौन सा है, विच इज प्राइमरी एल्कोहल, विच इज प्राइमरी एल्कोहल। तो सिंपल इसका राइट ऑप्शन होगा ब्यूटेन वनॉल, ठीक है, ब्यूटेन वनॉल, क्योंकि ये प्राथमिक एल्कोहल है। चाहे तो आप इसकी संरचना भी देख सकते हो, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ ब्यूटेन वनॉल की संरचना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ब्यूटेन वनॉल, देख लो आप अच्छे से, ब्यूटेन वनॉल ये होता है आपका प्राथमिक एल्कोहल, क्लियर। अगला है आपका वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली अक्रिय गैस आपको बतानी है। द इनर्ट गैस एब्सोल्युटली फाउंड इन एटमॉस्फेयर, मुख्य रूप से पाई जाने वाली कौन सी पाई जाती है मुख्य रूप से। देखो यहां पर सारी की सारी आपकी अक्रिय गैस है, बट आपको मुख्य रूप से पाई जाने वाली बतानी है। तो मुख्य रूप से पाई जाती है आपकी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन, यही आपकी मुख्य रूप से वातावरण में पाई जाती है, तो इसका आर्गन हो जाएगा। अगला है हमारा गैस स्थिरांक R स्थिर होता है, द गैस कांस्टेंट R इज कांस्टेंट, यानी कि जो गैस स्थिरांक है ना R स्थिर होता है, किसके लिए होता है स्थिर, केवल वास्तविक गैस के लिए, केवल आदर्श गैस के लिए, आदर्श वास्तविक दोनों के लिए, न तो आदर्श के लिए और न वास्तविक के लिए, बताओ। तो देखो विद्यार्थियों, आपका जो गैस स्थिरांक R है वो स्थिर किसके लिए होता है, केवल आइडल गैस, आदर्श गैस के लिए ही स्थिर होता है। अब चाहे तो आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो कि कैसे होता है आदर्श गैस के लिए, चलो दिखा देता हूं। यह फॉर्मूला कहीं ना कहीं पर आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ये आइडल गैस के लिए कांस्टेंट PV इक्वल टू nRT, राइट। तो R को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आ गई वो वाली बात कि स्थिरांक इसी के लिए रहता है आइडल गैस के लिए, तो यहाँ पर आइडल गैस के लिए ही होता है, ये इस फॉर्मूले ने क्लियर कर दिया। तो समझ कर चलना होता है, हर एक फॉर्मूले को ध्यान में रखना होता है। चलिए, और आपके लिए पूरे फॉर्मूले की लिस्ट में डाल दूंगा, जितने भी फॉर्मूले हैं ना इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आपके लिए वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवा दूंगा, और वो आपको मिल जाएंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। अगला CH2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O, CH2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है आपको, +2, 0, -2, +4, और सबको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था पूरा आपको निकालना आना चाहिए, और निकाल भी लिया होगा आपने, काफी सारों ने, रफ में करके देख लो आप। तो विद्यार्थियों यहाँ पर CH2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0, हमारा आंसर आया 0।
CH2O में क्या होती है 0। अब जिनको नहीं आया होगा, जो नए विद्यार्थी होंगे वो तो कंफ्यूज हो गए होंगे, सर 0 कैसे आएगा, तो उनको करके दिखाना होगा तभी उनको समझ में आएगा। तो चलिए आपके लिए मैंने सॉल्यूशन कर रखा है और देख लो आप, ये आपका CH2O और यहाँ पर हमको C का तो X मानना होगा और H का यहाँ पर हमको पता है सही, और यहाँ पर O का हमने -2 ले लिया, ठीक है, इसका याद है सही। तो यहाँ पर क्या हुआ X + 2, क्योंकि H का 1 हो गया ना, तो यहाँ पर 2 दे रखा है तो 2 हो गया, और O का हमको पता है सही -2, तो इक्वल टू 0, X + 2 -2, 0 निकल कर आएगा। देखो कितना आसान है, कितना आसान है, कितना मजा आता है निकालने में। तो यहाँ पर 0 आंसर आ गया हमारा X का, X यानी कि C का 0, क्लियर। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन 0। अगला क्वेश्चन, वॉलर ने यूरिया उष्मा द्वारा किससे संश्लेषित किया? वॉलर सिंथेसाइज यूरिया बाय हीटिंग। तो सिंपल, वॉलर ने यूरिया उष्मा द्वारा किससे संश्लेषित किया? तो उन्होंने किया अमोनियम साइनाइड से, याद रखना अमोनियम साइनाइड से, अमोनियम साइनाइड। अगला है इंपॉर्टेंट, निम्न में किसका सबसे अधिक कैलोरी मान है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरी वैल्यू? फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बताओ। सबसे अधिक कैलोरी मान आपको बताना है। फैट, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे अधिक कैलोरी मान होता है फैट का। किसका? फैट का। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? तो यहां पर ये भी नहीं है, क्वथनांक भी नहीं है, हेमांक भी नहीं है, गलनांक भी नहीं है। अब क्या बचा? एक ही बचा, हेमांक में अवनमन। हेमांक में अवनमन ये हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म है, कौन कौन से नहीं है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला, टेफ्लॉन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन टेफ्लॉन? और पता है ना टेफ्लॉन क्या होता है? नहीं है तो मैं दिखा देता हूं आपको टेफ्लॉन होता क्या है। आपके घरों में जो यूज होता है किचन में, ठीक है, ये होता है टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन का बना हुआ होता है जो कि एक पॉलीमर है। तो याद रखना टेफ्लॉन ये होता है। अब ये किस तत्व से मिलकर बना है बताओ मेरे को? ये मिलकर बना है आपका F2, ठीक है, F2, क्योंकि टेफ्लॉन है तो राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा F2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा सकते, विस्थापित कर सकती है? जिनको पता होगा सक्रियता श्रेणी के बारे में वो कर देगा इसको। कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? वह है फेरस। फेरस, क्योंकि यह कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी में ऊपर आती है कॉपर से, जबकि यहां पर बाकी के जो Ag, Hg, Au है ये नीचे आते हैं कॉपर से, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है तो ये नहीं हटा सकते कॉपर को, जबकि फेरस ऊपर आता है वो हटा सकता है। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये सक्रियता श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 100% क्वेश्चन और काफी सारी जगह काम आती है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, यानी कि ये अधिक से कम की ओर क्रम जमा हुआ है। तो आपसे पूछा गया कॉपर, कॉपर को कौन हटा सकता है? तो कॉपर को ये जितने भी कॉपर के ऊपर वाले हैं ये सारे हटा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में पेरिस दे रखा था तो हमने पेरिस पे टिक लगा दिया, जबकि Au, Hg और आपका Ag ये सब कॉपर से नीचे है तो ये नहीं हटा सकते। कितना प्यारा क्वेश्चन था। अगला है बेकिंग सोडा का सूत्र बताओ। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या काम आता है? एंटासिड के रूप में, यानी कि अगर एसिडिटी हो गई है तो उसको दूर करने में भी काम आता है। CO2 गैस बनाने में भी आता है, ठीक है, क्योंकि ये अम्ल से क्रिया करके CO2 गैस देता है। तो पता होना चाहिए इसका बेसिक पर्पज।
और इसके साथ साथ व्यंजक चूर्ण के बारे में पता होना चाहिए, धोने का सोडा के बारे में मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला, नायलॉन बनाने में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री आपको बतानी है। तो ये तभी आएगा जब आपको नायलॉन की एकलक इकाइयां पता होगी। और मैंने आपसे बोला था कि एकलक इकाइयां याद कर लेना, चाहे वो आपका पीवीसी हो, चाहे वो आपका रबर हो, है ना, चाहे आपको पॉलीथीन हो, सबका एकलक पता होना चाहिए। तो नायलॉन का क्या होता है एकलक, किससे मिलकर बना होता है? वही इसकी कच्ची सामग्री है। तो ये मिलकर बना है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो राइट ऑप्शन एडिपिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एडिपिक एसिड। अब जिनको समझ में नहीं आया होगा उनको डायग्राम दिखा देता हूं मैं। सो यहां पर आपका जो नायलॉन है, देखो ये किस किस से मिलकर बना है, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन। ये दो याद रखने होंगे आपको। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे रखा होगा तो इस पर टिक लगाना है, क्योंकि इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, नायलॉन। और नायलॉन, नायलॉन का क्या क्या आइटम आता है मार्केट में, वो आता है आपका इस प्रकार का। इस प्रकार के धागे नायलॉन के बने हुए होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, तो ये नायलॉन के बने हुए होते हैं। ठीक, अगला ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है सुचालक, उष्मा का कुचालक, विद्युत का कुचालक, या फिर उष्मा का सुचालक। जानते हो ना ग्रेफाइट क्या होता है? बचपन में आपने पेंसिल से लिखा होगा, तो उसके आगे जो हिंट होता है, चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है आपका ग्रेफाइट। ये पेंसिल के आगे नुक देख रहे हो ना आप ब्लैक सा, ये इसका ग्रेफाइट ही तो है। तो इसके लक्षण आपको बताने हैं, क्या ये विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का होता है, यही नॉलेज आपसे पूछी जा रही है। तो अब बताओ चारों में से कौन सा सही है? ऑब्वियसली बात है, उष्मा का सुचालक। ठीक है, उष्मा का सुचालक। और आपको पता है विद्युत का भी क्या होता है, ये चालक होता है। लेकिन यहाँ पर विद्युत चालक ऑप्शन दे नहीं रखा, यहाँ पर तो कुचालक दे रखा है, तो इसीलिए हमने नहीं किया। तो उष्मा का क्या होता है, सुचालक, सुचालक। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मीठी शर्करा है, द स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। बताओ कौन सी है, तुरंत बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ये। तो सबसे मीठी शर्करा है फ्रैक्टोज। याद रखना विद्यार्थियों, फ्रैक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। एग्जाम में आ जाए तो फ्रैक्टोज करके आना है आपको। ओलियम का सूत्र आपको बताना है, ओलियम का सूत्र केमिकल है। और ओलियम का आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में। ओलियम किसको बोलते हैं हम? ओलियम का सूत्र होता है जिसमें H2 Sp2 और 7, ये होता है आपका ओलियम। और ये दे रखा है आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो यही सही होगा। ठीक है, अगला है आपका ब्रोमीन और KOH के साथ एसिटामाइड की अभिक्रिया कराओ आप। ब्रोमीन, KOH और एसिटामाइड, ठीक है, इनकी क्रिया कराओ तो क्या बनेगा, करा के देखो, देखिए क्या बनता है। चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, करा के देखो आप। तो यहां पर बनेगा आपका मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। अब जिनको नहीं आया होगा वो तो सोच रहे होंगे सर कैसे, तो चलो मैं दिखा देता हूं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका मेथिल एमीन। ठीक है, तो यहां पर एसिटामाइड हमारा ये रहा, ब्रोमी ये रहा, KOH ये रहा। जब क्रिया कराए तो हमारा मेथिल एमीन बन गया। ठीक है, मेथिल एमीन देख सकते हो आप, मेथिल एमीन। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, मेथिल एमीन। देख लो आप, ये है आपका एसिटामाइड, ब्रोमीन और KOH, तो हमारा मेथिल एमीन बनता है। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% आने वाला, किस तत्व का आयनन एंथैल्पी सबसे कम होता है, सबसे कम? विच एलिमेंट द लोवेस्ट आयोनाइजिंग एंथैल्पी, सबसे कम आयोनाइजिंग एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी किसकी होती है? तो वो होती है FR। ठीक है, FR की। अब जिनको नहीं पता उनको तो समझाना पड़ेगा अच्छे से, तभी वो बता पाएंगे सर कम होती है तो क्यों होती है, सबसे कम क्यों होती है।
तो चलो समझा देता हूँ कि सबसे कम क्यों होती है, और आपको हर एक पता होना चाहिए। सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होता है, सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, सबसे अधिक किसकी होती है, सबसे कम आयनन एल्थैल्पी किसकी होती है, सबसे अधिक किसकी होती है। ये बेसिक बातें पता होना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे कम जो आयनन एल्थैल्पी होती है वो Fr की होती है। क्यों होती है, चलो समझ लेते हैं। यहां पर आप देख पा रहे पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि दाएं से बाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर काफी सारा चेंजिंग आता है। परमाणु आकार में भी आता है, विद्युत ऋणात्मक में आता है, और धातु के गुण में भी आता है। ठीक है, सब में आता है। तो यहां पर जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो विद्युत यहां पर जो आयोनाइजिंग यानी कि आयनन एल्थैल्पी है वो बढ़ती है नीचे से ऊपर जाने पर, और दाएं से बाएं जाने पर भी बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, यानी कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी, तो नीचे नीचे का कम रहेगा, ये भी सही है। और दाएं से बाएं जाएंगे यानी कि इधर से इधर की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, यानी कि सबसे कम इस एरिया में है। तो यहाँ पर एरिया भी तो यार Fr ही तो आ रहा है, देखो ना आप, सिंपल, क्योंकि ये सबसे नीचे है यहाँ पर, और ऊपर जाएंगे तभी हमारी आयनन एल्थैल्पी बढ़ेगी, और इधर से इधर जाएंगे तभी बढ़ेगी। तो सबसे कम बेचारे Fr का है। अगर आपसे क्वेश्चन यूं पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक आयनन एल्थैल्पी किसकी होती है, सबसे अधिक, तो सिंपल सी बात है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। ठीक है, तो नीचे से ऊपर चल गए, बढ़ गई। ठीक है, अब दाएं से बाएं जाएंगे तो भी बढ़ेगी, डबल। तो कौन आ रहा है, दाएं से बाएं चलेंगे तो यहां पर हीलियम आ रहा है, नीचे से ऊपर चलेंगे तो हीलियम आ रहा है। तो बात वही है, किस पर, हीलियम। वेरी गुड, सबसे अधिक हीलियम की होती है, सबसे कम इसकी होती है, सबसे अधिक इसकी होती है, यानी कि इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, सिंपल। तो कितना आसान है। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन सबसे कम के लिए ये हुआ, और अधिक के लिए हीलियम आएगा। अब काफी सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए हमको। तो देखो विद्यार्थियों, एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा हुआ है या फिर टेलीग्राम को फॉलो कर रखा हुआ, तो वहां पर मिल जाएगा, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में।